जल्दी जल्दी हाथ चला शीतल, तवा बिल्कुल गर्म हो गया है। भयंकर ठंड में शीतल थर थर कांपते हुए पराठा बेल रही थी। तभी पराठा फट जाता है, जिससे वह गुस्से में दांत पीस कर बड़बड़ाने लगती है। बेड़ा गर्क हो, क्या मुसीबत है। ये ठंड के मौसम में मूली के पराठे बनाना राई का पहाड़ बनाने जितना मुश्किल है। बार बार पराठे का पेट फट जाता है। ठंड भरी सुबह 6:30 बजे किचन के फर्श का हाल सब्जियों के छिलके से कूड़ेदान जैसा बना है। स्लैब पर आटा फैला है और शीतल शक्ल बनाकर पराठे बना रही है। इतनी कड़ाके की ठंड में भी जल्दी सुबह उठना उसकी रोजाना की दिनचर्या है। अरे ओ काम चोर बहू, रसोई में झपकी ले रही है क्या? जल्दी से नाश्ता ले भी आ, तेरे ससुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाई माँ जी। चल शीतल, जल्दी से इस पराठे की ड्रेसिंग पट्टी कर और तवे पर चढ़ा दे, वैसे भी पेट में ही तो जाना है। हड़बड़ाहट में शीतल पराठे बनाकर ठंड में मेज पर ठाठ से बैठे ससुराल वालों को परोसती है। ये लीजिए गर्मा गर्म पराठे। तभी पराठे का शेप बिगड़ा देखकर दादिया सास सख्ती भरे मिजाज में टोकती हैं। अरे ओ बेलुई, ये कौन से देश का नक्शा बना लाई है? एकदम तिरछे पराठे। देख जरा कैसे पराठे से मूली बाहर आ रही है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। दादिया सास की बोलबाजी सुनकर शीतल हताश होकर कहती है, दादी जी, इसमें मेरी क्या गलती है? आप लोगों ने कहा था पराठे के अंदर ज्यादा मूली भरने को, तो पराठा फटेगा ही ना। हाय दैया, देख ले सुषमा, तेरी ये बेलूड़ी बहू कैसे बराबरी जुबान लड़ा रही है। ए शीतल बहू, बड़ों की दो बातें बर्दाश्त करना सीख, समझी? चल जाके पराठे बना। शीतल थर थर कांपते रसोई में लौट आती है। एकदम अव्वल दर्जे के एहसान फरामोश लोग हैं। इस कड़ाके की ठंड में सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह काम करने के बाद भी मेरी यहाँ किसी को कदर नहीं है। आज तो इस रसोड़े में शीत युद्ध हो गई। इतने आटे के पराठे बनाने में शामत आ जानी है। बेचारी पराठे बनाने में व्यस्त होती है, तभी पति की बुलाहट आती है। शीतल कहाँ हो यार? मेरी शर्ट नहीं मिल रही, पूरी अलमारी छान मार ली। अजी अच्छे से ढूंढो, अलमारी में ही रखी है। 2 मिनट आकर दे दोगी तो कुछ घिस नहीं जाएगा। अनुज की हाइपर आवाज सुनकर शीतल हड़बड़ी में जलते गैस पर पराठे छोड़कर कमरे में आती है और अलमारी के सारे कपड़े तहस नहस देखकर किलस कर बोलती है, अनुज जी, ये क्या किया आपने? कल ही मैंने अलमारी के सारे कपड़े तह लगाए थे, आपने फिर फैला दिए। शीतल, ये लेक्चर बाद में झाड़ना। मेरी नीली वाली शर्ट कहाँ रखी है? मुझे मीटिंग में पहन के जानी है। शीतल सहम कर बोलती है, जी वो तो मैंने धोई नहीं है, मशीन में धोने के लिए डाली है, आज धो दूंगी। ये सुनकर अनुज शीतल पर भड़क जाता है। सारा दिन तुम घर में रहकर क्या अचार डालती हो? एक शर्ट धोने का टाइम नहीं मिला तुम्हें? ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ती हो? अब खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही हो? ये शर्ट प्रेस करो। जी अच्छा। शीतल की आंखें नम हो जाती हैं। वह शर्ट प्रेस करती है। तभी रजाई में पड़ी दोनों आलसी कामचोर ननद कोमल और पिंकी आवाज लगाती हैं, शीतल भाभी, कहाँ हो आप? जल्दी से मेरी बेटी ले आओ और मेरी कैपुचिनो भी लेती आना। जी लाई ननद जी, 5 मिनट। जिसे देखो सारा काम मुझ पर थोप देते हैं, जैसे मेरे 2 हाथ नहीं 36 हाथ लगे। शर्ट प्रेस करने के बाद शीतल दोनों नंद को रजाई में चाय देती है, मगर दोनों नकचिड़ी ननद कमी निकालने लगती हैं। आप तो भाभी, ये कैसी कैपुचिनो बनाई है? सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। अरे भाभी, मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझे कड़क चाय पसंद है और अदरक चाय पत्ती तेज पसंद है, मगर आपने तो चाशनी बना दी है। काम चोरी करना कोई आपसे सीखे। हाँ। दोनों निठल्ली ननदों की भसड़ सुनकर शीतल के तन बदन में आग लग जाती है। अगर तुम दोनों को मेरी बनाई चाय पसंद नहीं है तो खुद बनाकर पी लिया करो, मेरा भी टाइम बचेगा। वैसे भी मुझे भी दिन भर में 36 काम होते हैं। भाभी, ये टेढ़ा जवाब देने से अच्छा अपनी आदत में सुधार लिया, समझी ना? वरना एक शिकायत लगाने की देर है माँ से, फिर आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी। कोमल के धमकाने से शीतल पैर पटकते हुए बाहर आती है, जहाँ गंदे कपड़े का मेला लगा हुआ था। अरे बहू, ये सारे कपड़े धो दे आज, अच्छी धूप के लिए सूख जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं मशीन लगा देती हूँ। खबरदार जो मशीन में कपड़े धोए, सारे कपड़ों में रुएं आ जाने हैं। हाथ से धोने हैं ये कपड़े। हाथ से कपड़े धोने की बात सुनकर शीतल बाहर ठंड का हाल देखती है, जहां ओले बरस रहे थे। दादी जी, इतनी ठंड के मौसम में मैं ये कपड़े हाथ से कैसे धोऊंगी? क्यों पोता बहू, तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? बस गुड़कोबर खाना बना देती है, दिन भर रजाई में घुसने की तैयारी में रहती है। चुपचाप से कपड़े धो जाके।
शीतल सारे कपड़े समेट के खुले आंगन में आ जाती है, जहां बर्फीली हवा से उसके दांत बजने लगते हैं। हे भगवान, आज तो कितनी ज्यादा ठंड है, ऐसे में कपड़े धोकर नहीं तो कुल्फी जम जाएगी। माँ जी ने मुझसे झूठ बोला कि बाहर धूप के लिए है। हे भगवान, कितने निर्दयी लोग हैं। बेचारी शीतल कांपते कांपते बर्फीले ठंडे पानी में कपड़े धोने लगती है। अड़ोसन पड़ोसन उसे इतना काम करते देखकर बातें करती हैं। हे भगवान, देख पद्मा बहन, इस बेचारी की तो जिंदगी नरक है। कैदी जैसी जिंदगी हो, सर्दी हो या गर्मी, ठंड में 5 बजे उठती है और रात के 12 बजे तक बेचारी काम करती है। एक बार ये मायके चली जाएगी ना, तब इनको अकल आएगी बहू बिन ससुराल कैसा लगता है। वही तो शीला, इतनी कामकाजी बहू है इनकी, फिर भी कदर नहीं है इनको। अरे सुषमा की बहू, ससुराल वाले तुझे इतना सताते हैं, फिर भी ये लोग तेरी कदर नहीं करते। मैं तो कहती हूँ 1 आधे महीने के लिए अपने मायके चली जा, फिर देख कैसी अकल ठिकाने आती है इनकी। सारे तेवर ठंडे पड़ जाएंगे जब बहू बिन ससुराल में सबको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे तो। हाँ, पड़ोसन पद्मा की बात शीतल के अंदर बस जाती है। वह थर-थर कांपते हुए थापी से कपड़े धोती है। ये लोग शराफत से नहीं सुधरने वाले। इन ससुराल वालों को सीधा करने के लिए मुझे जलेबी जितना टेढ़ा बनना पड़ेगा। मैं भी देखती हूँ बहू बिन ससुराल में सबका गुजारा कैसे होता है। अगली सुबह सुबह ही शीतल बिना किसी को बताए अपने मायके चली जाती है, जिसे ना तो उनको 6:30 बजे नाश्ता मिलता है और ना दोनों ननद को बिस्तर में चाय मिलती है। घर में भी सफाई की जगह कूड़ा मचा हुआ था। अरे पिंकी, आज तो पोता बहू ने नाश्ता करवाने में बहुत देर लगा दी। ऐसी भी कौन सी बीरबल की खिचड़ी बना रही है, जरा देख कर तो आ। तभी रसोई के अंदर से आंख मिचलाते हुए पिंकी आती है। दादी माँ, रसोई में भाभी नहीं है। रसोई में नीलबट्टा सन्नाटा छाया है। रसोई में नहीं है तो बहू गई कहाँ? अपने मायके में माँ। ये सुनते ही सबको सदमा लग जाता है। क्या बहू बिना बताए ऐसे कैसे मायके चली गई? बहू के बिन ससुराल कैसे संभलेगा? वही तो माँ, भाभी ने तो झटका दे दिया। कोई बात नहीं, चली गई तो चली गई। कोमल, पिंकी, जाओ आज का नाश्ता तुम बनाओ। नाश्ता बनाने की बात से दोनों को मौत आ जाती है। माँ, मुझे नाश्ता नहीं बनाना आता। तो क्या आता है, खाली रजाई में पड़े पड़े ठूसना? चलो दोनों झाड़ू पोछा लगाओ, तभी आज खाना नसीब होगा। भाभी के राज में सारी ऐश तुमने ही लिए, अब काम करो। जहाँ कोमल पिंकी ठंड में झाड़ू पोछा लगाती है, वहीं सास दादी सास मिलकर नाश्ते की तैयारी में जुट जाती हैं और ससुर पति देवर भी कामों में लगे थे। अरे अनुज, मोहित और तुम तीनों मिलकर मटर छीलो, खाली बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़ने को नहीं मिलेगी। क्या यार मम्मी, भाभी सब कुछ अकेले करती थी इतनी ठंड में। तब तक आप लोगों ने उनकी कदर कर ली होती तो ये नौबत नहीं आती। मोहित की बात में दम है। ये तुमने और तुम्हारी बेटियों के चलते बहू मायके चली गई। अब संभालो बहू बिन ससुराल। हाँ, तो तुम कौन सा दूध के धुले हो? अरे इतनी ठंड में तुम भी तो दिन भर में 36 बार चाय का ऑर्डर फरमाते थे। ये आप लोग अब क्या तमाशा लगा रहे हैं? अरे हम सबकी गलती है। हम में से किसी ने शीतल की कदर नहीं की। हम सबको उससे मिलकर माफी मांगनी चाहिए। अंत में पूरा ससुराल शीतल को मना कर लेने उसके मायके जाते हैं। शीतल अपने ससुराल वापस आ जाती है। बहू के आने से ससुराल की रौनक भी लौट आती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सरला और मधु दोनों ही बाजार से सब्जियां ले रहे होते हैं, लेकिन सरला सब्जी वाले से लड़ाई करने लगती है। भैया, ये क्या बात हुई? अरे मैंने इतनी सारी सब्जियां ली हैं, आप मुझे मुफ्त में धनिया पुदीना भी नहीं दे रहे हो। मुझे नहीं पता, आप धनिया और पुदीना भी दो। बहन जी, पहले ही सब सब्जियों में 10 रुपए कम कर दिए हैं और अब मुफ्त में धनिया पुदीना भी मांग रही हैं। देखिए, धनिया बहुत महंगी है। रहने दीजिए भैया, मुझे सब पता है। आप बस नाटक कर रहे हो, गरीब बनने का दिखावा है। और अगर आप धनिया पुदीना मुफ्त में नहीं दे रहे हो तो ये सारी सब्जियां भी रख लो। हद होती है, नाम के अमीर हैं ये लोग। अरे जब किसी चीज की कमी नहीं होती तो हर जगह इतना रोना गाना क्यों करना? बेचारे सब्जी वाले से इतना मोल भाव कर रही हैं। ये कैसी बहू थी जो अपनी ही सास के बारे में ऐसा बोल रही थी? और सरला थोड़े से धनिया पुदीना के लिए इतनी बहस क्यों कर रही थी? क्या सच में ये लोग नाम के अमीर थे? इस रोमांचक कहानी को हम थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं और नाम का अमीर ससुराल आखिर है क्या, वो जानते हैं। सरला अपने पूरे परिवार के साथ एक बड़े से घर में रहती है। सरला ने अपने बेटे रोहन की शादी मधु नाम की लड़की से करवाई थी और मधु अब अपने ससुराल में आती है। बहू, तेरा इस घर में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे अपनी बहू का इंतजार था और अब इस घर को उसकी बहू मिल गई है।
क्यों सरला जी, अब तो हमारी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई ना। अब बस नैना की शादी हो जाए, तब तो हम मुक्त हो जाएंगे। आज इतनी खुशी का दिन है और आप दोनों हैं कि अब भी यही फालतू की बातें कर रही हैं। भाभी आप बताओ, आपको अपना ससुराल कैसा लगा? ये कैसा ससुराल है? इतना बड़ा है कि दूर की काम करते करते थक जाऊंगी मैं। लेकिन ये इतने पुराने जमाने का क्यों है? यहाँ तो पंखा भी ऐसा लगा है जैसे अभी चालू किया हो और वो सीधा मेरे सर पर ही आकर गिर जाएगा। बहू क्या हो गया? अरे कहाँ खो गई? नहीं नहीं माँ जी, मुझे तो अपना ससुराल बहुत पसंद आया। मधु नई बहू होती है, इसीलिए वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती, लेकिन उसे ससुराल काफी बुरी हालत में लगता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मधु सबके साथ बैठी होती है। माँ जी, हमारा घर कितना पुराना सा लगता है। सोफे, अलमारी, बेड, सबकी हालत बहुत बुरी हो रखी है। पेंट तो बचा ही नहीं, बिल्कुल भी दीवारों पर। हम घर को रेनोवेट करवा लेते हैं ना। बहू, अब तुझसे क्या ही छुपाना, तू तो इस घर की बहू है, तुझे तो सब पता ही होना चाहिए। रोहन की इतनी कुछ खास कमाई होती नहीं है कि हम अपने शौक पूरे कर सके, वरना हमें खुद अच्छा नहीं लगता ऐसे रहना। भाभी, पैसों की परेशानी है, तभी तो हमने भैया और आपकी शादी के समय भी घर में कोई काम नहीं करवाया। कोई बात नहीं, आप लोग इतनी सी बात के लिए इतना परेशान क्यों होते हैं? हमारे पास नहीं है तो कोई नहीं, जब कभी होंगे तब करवा लेंगे घर को रेनोवेट। मधु अपने ससुराल वालों को काफी समझती है। कुछ दिनों बाद मधु अपने कमरे में ही थी। शादी को 3 महीने हो गए हैं और अब तक मैंने कुछ भी बाहर का नहीं खाया। आज माँ जी से बात करूं क्या? माँ जी और मैं गोलगप्पे खाने चले जाएंगे। मेरा इतना मन है तो माँ जी भी मना नहीं करेंगी। मधु तुरंत अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी वो क्या है ना, अब तो मेरी शादी को 3 महीने हो गए हैं। जब से मैं शादी करके आई हूँ मैंने कुछ भी बाहर का नहीं खाया। आज मेरा बहुत मन है गोलगप्पे खाने का। हम आज बाजार चलेंगे गोलगप्पे खाने। बहू, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा ये कहते हुए, लेकिन कहना तो पड़ेगा ही ना। हम अमीर नहीं हैं जो हमारा जो मन हुआ करे तुरंत ही हम खा सके। हम हर चीज सोच समझ कर करते हैं। मुझे पता है तेरा गोलगप्पे खाने का बहुत मन है, लेकिन अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुझे कभी मना नहीं करती। माँ जी कोई बात नहीं, मुझे पता है आप हमेशा परिवार वालों के लिए ही सोचती हैं, और वैसे भी मेरा इतना भी कुछ खास मन नहीं था गोलगप्पे खाने का। मधु अपने ससुराल की हालत देखकर हर बार अपना मन मार लेती है। कुछ दिनों बाद मधु अपनी सास के कमरे में जा रही होती है, तभी वो अपनी सास को अलमारी साफ करते हुए देख लेती है। ये क्या, माँ जी के पास इतने सारे पैसे हैं, इतने सारे गहने हैं, इतनी अच्छी अच्छी महंगी साड़ियां हैं, और वो फिर भी इतना रोती रहती है। नाम के ही अमीर हैं ये तो, क्योंकि हरकतें तो चिंदी वाली ही हैं। मधु अब अपने ससुराल वालों को समझ चुकी थी, लेकिन वो फिर भी ज्यादा कुछ नहीं कहती है। कुछ दिनों बाद मधु सबको बुलाती है। इतना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर और हम सब ने काफी समय से एक साथ समय ही नहीं बिताया, तो आज हम सब पिकनिक पर चलते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मधु, ये तो तुमने कुछ ज्यादा ही अच्छा आइडिया दे दिया। आप सब तैयार हो जाओ, मैं जगह तय करता हूँ। और हाँ, मैं भी खाने का इंतजाम कर लेती हूँ, हम सब वहाँ पर बहुत मजे करेंगे। मधु काफी खुश हो जाती है। कुछ देर बाद सब लोग पिकनिक के लिए जाते हैं। रोहन एक फ्री पार्क में सबको लेकर जाता है और जमीन पर चटाई भी बिछाकर सब बैठने लगते हैं। अरे हम तो पिकनिक के लिए जा रहे थे ना, फिर यहाँ पार्क में क्यों आ गए? अरे ये पार्क इतना अच्छा है, यहाँ हम सब साथ में अच्छे से समय बिता सकते हैं, और अच्छी बात तो ये है कि यहाँ हमारे ज्यादा पैसे भी नहीं लगे। अरे अगर पार्क में ही चटाई बिछाकर हम सबको बैठना था तो इससे अच्छा हम अपने घर की छत पर ही बैठ जाते। यहाँ भी क्यों ही आ गए हैं? बहू, अब जितनी हैसियत है हमारी, हम उतना ही तो करेंगे ना। इसमें भी हम खुश हैं तो अच्छी बात है ना। मुझे अच्छे से पता है कितनी हैसियत है, लेकिन ये तो नाम के ही अमीर है ना, तो हरकतों में गरीबी झलकना कौन सी बड़ी बात है। मधु अपने ससुराल वालों से परेशान होने लगी थी। कुछ दिनों बाद रात के समय जब शादी में जाने के लिए वो तैयार हो रहे थे। बहू, तूने इतने महंगे महंगे गहने क्यों पहने हैं? माँ जी, रिश्तेदार की शादी है तो इतना तो तैयार होकर जाना ही चाहिए ना। नहीं बहू, इतना सज धज के कहीं जाना अच्छा नहीं होता। लोग नजर भी लगाते हैं और 4 तरह की बातें भी बनाते हैं। इन सबको उतार दे। हर रोज अपने ससुराल वालों की कोई ना कोई नई हरकत से मधु चिढ़ने लग गई थी। एक शाम सरला और मधु दोनों सब्जियां लेने बाजार जाते हैं, जहां सरला बहस करने लगती है। बहन जी, हमारी तो इतनी बचत भी नहीं होती, अगर हम इतने में दे देंगे, आप थोड़ा समझिए ना। रहने दीजिए, अगर आप मुफ्त में धनिया और पुदीना नहीं दे सकते तो मुझे सब्जियां भी नहीं लेनी है यहाँ से। मधु ये सब अब बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए अब वो अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने की ठान लेती है।
अब बस बहुत हो गया। मेरी ससुराल वाले नाम के अमीर बनते हैं ना, तो अब उन्हें गरीब सच में ही बना दूंगी मैं। मधु अब खुला खर्चा करने लगती है और काफी महंगी महंगी सब्जी लेकर आती है। बहू ये सब क्या है? इतनी महंगी महंगी सब्जी क्यों लेकर आई? और तू बाजार से ये सब गहने पहनकर क्यों गई? कहाँ से मिल गए तुझे ये? माँ जी वो क्या है ना, गहने तो आपकी तिजोरी में मिल गए थे। आपकी तिजोरी से अच्छे मेरे शरीर पर लग रहे थे, इसीलिए पहन लिए। और सस्ती सब्जियों से मुझे एलर्जी है। मधु अब हर वक्त अपनी मनमानी करने लगी थी। अब ये सब ससुराल वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद मधु अपना कमरा रेनोवेट करवाने लगती है। सरला जी ये सब क्या है? बहू इतना खर्चा कर रही है और कोई उसे कुछ कह तक नहीं रहा, रोक नहीं रहा। अब क्या कर दिया? अपना कमरा ठीक करवा रही है बहू। क्या? सब लोग तुरंत मधु को अपने पास बुलाते हैं। भाभी ये क्या है, आप अपना कमरा क्यों ठीक करवा रही है? और आप कुछ भी करने से पहले किसी से बात तक नहीं करती हो क्या? पता है ना कितने पैसे लगेंगे एक कमरे को ही ठीक करवाने में? तभी तो बस कमरा ही नहीं पूरा घर ठीक करवा रही हूँ। क्या? हाँ। बहू तुझे क्या हो गया है? तू क्यों हमारी जान की दुश्मन बन रही है? अरे इतना खर्चा क्यों कर रही है? अच्छा अब आप लोग परेशान हो गए? अरे आप लोग अमीर होने के बाद भी बस नाम के अमीर हो। अपनी जरूरत की चीजों के लिए भी खुद को ऐसे रोकते हो जैसे कुछ खा लिया तो सांसें ना अटक जाएं। बहू माफ करना ससुर जी, लेकिन आप सब पता नहीं किसके लिए पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि अभी ही हम खुश नहीं हैं। घर में बदबू आती है, खाना ठीक से खाते नहीं हैं, कहीं बाहर घूमने नहीं जाते हैं, हर वक्त पैसों के लिए रोते हैं। नाम का अमीर ससुराल है मेरा, असल में तो सबसे गरीब आप ही हो। बहू तू सही कह रही है, हम सबकी गलती है, लेकिन अब हम बदलाव लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मधु के समझाने के बाद उसके ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो छोटी छोटी चीजों के लिए अपना मन नहीं मारते हैं।